सवाल आपसे यही पूछूंगी कि ये जो पाकिस्तान जिंदाबाद है के नारा लगना आगरा के अंदर, दूसरी तरफ अखिलेश यादव का ये कहना कि यूपी पुलिस पे हमें भरोसा नहीं है, इस बात पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले आपने मुझसे पूछा पाकिस्तान जिंदाबाद है का नारे पर अखिलेश यादव की खामोशी। हाँ। और अखिलेश यादव का जो है अपने कार्यकर्ताओं को खामोश समर्थन। हाँ। इसको खुले लफ्ज़ों में ये कहा जा सकता है कि अखिलेश यादव अपने कार्यकर्ताओं की पुष्टपनाही कर रहे हैं इस चीज़ पर कि वो पाकिस्तान, उनकी पार्टी का झंडा लेकर के पाकिस्तान जिंदाबाद है के नारे लगा रहे हैं। अखिलेश यादव अगर ज़रा सी भी मन में शर्म रखते तो उन कार्यकर्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई करते या आकर के क्लैरिफिकेशन देते, लेकिन अखिलेश यादव ने खामोश होकर के हमारे मन में जो शक था ना उसे पुख्ता कर दिया। हमें ये पता है कि वो कभी भी राष्ट्रहित की बात नहीं करेंगे, तो हमेशा उसका साथ देंगे जो भारत का विरोधी है, जो भारत का दुश्मन होगा, ये उसी को जिंदाबाद करेंगे। ये कभी भारत माँ की जय लगाने पर अपने कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित नहीं करेंगे, कभी वंदे मातरम कहने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित नहीं करेंगे। लेकिन जब इनके कार्यकर्ता पाकिस्तान जिंदाबाद है का नारा देते हैं तो ये खामोश होकर के उनकी पुष्टपनाही करते हैं। अच्छा, एक मेरे मन में ना, अभी जैसे आपने वंदे मातरम का नाम लिया तो मेरे मन में एक डाउट आया। शफीकुर रहमान ने सदन में खड़े होकर ये कहा था कि मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा, इस पर भी अखिलेश यादव चुप थे, उन्होंने कोई ऐसा बड़ा बयान नहीं दिया। अगर मैं आप लोगों से कहूँ, आप लोगों को वंदे मातरम कहने में कोई एतराज़ है कि नहीं? देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बात बताऊं कि वंदे मातरम कहना, हम वंदे मातरम कह के ये बात साबित करते हैं कि हम भारत को अपनी माँ मानते हैं और हम अपनी माँ को सलाम करते हैं, अपनी माँ को प्यार करते हैं, अपनी माँ को सम्मान करते हैं, भारत की मिट्टी को अपने सर पे रखते हैं। एक बात। दूसरी बात आपने कही शफीकुर रहमान ने कहा कि मैं वंदे मातरम नहीं कहूँगा। मैं शफीकुर रहमान से जुड़ा एक किस्सा सुनाता हूँ आपको। मुरादाबाद में मेरे बहुत सारे साथी लोग हैं, बहुत सारे साथ में काम करने वाले लोग हैं, बहुत सारे दोस्त हैं जो मुरादाबाद में रहते हैं। शफीकुर रहमान बर्क का पहले मैं तो आपको किस्सा बता दूं कि वो लगभग 9 बार से सांसद हैं। वो कभी बसपा से सांसद होते हैं, फिर कभी सपा से सांसद हो जाते हैं, फिर बसपा में जाते हैं, फिर सपा में आते हैं। मायावती का मंच था, बसपा से शफीकुर रहमान बर्क जो है वो चुनाव लड़ रहे थे। मायावती ने जाकर के अंबेडकर जी की मूर्ति पर शॉल उड़ाई, अंबेडकर जी की मूर्ति को माला पहनाई। शफीकुर रहमान से अपेक्षा की गई कि शफीकुर रहमान भी ये करें। शफीकुर रहमान ने वहाँ उसी मंच से कहा कि मैं तो भाई मुसलमान हूँ, मैं मूर्ति को हार नहीं पहनाता। मायावती ने उनका टिकट काट दिया, अखिलेश यादव ने उनको टिकट दे दिया, शफीकुर रहमान जीत गए। जीत भी गए, सुनिए तो बड़ा मज़ेदार किस्सा, शफीकुर रहमान चुनाव जीत गए। मतलब उन्होंने अपनी मानसिकता जो थी वो मंच से दिखाई कि साहब ऐसा है कि मैं तो बिल्कुल, मतलब मैं इतना विरोधी हूँ मूर्ति पूजन का कि मैं जो संविधान लिखने वाले हमारे बाबा साहब अम्बेडकर, जिनका हर भारतीय सम्मान करता है, उनको आप सम्मान नहीं दे सकते थे। तो जब आपकी विचारधारा ये है ना, तो आपसे हम अपेक्षा नहीं कर सकते कि आप वंदे मातरम करेंगे। आप जो है वो पाकिस्तान जिंदाबाद कहने वालों की ही पुष्टपनाही करेंगे। हो सकता है कि आप उनसे कहलवाएं, ये आप उनसे कहेंगे नहीं तुम तो कहो भाई पाकिस्तान जिंदाबाद, क्योंकि हम तो भारत विरोधी बात करेंगे। हम तो वहां वंदे मातरम नहीं कह सकते, लेकिन हमारे कार्यकर्ता पाकिस्तान जिंदाबाद कह सकते हैं। कमाल की बात तो ये है, आप ये देखिए कि ये किस तरह से जो है वो देशवासियों को, मतलब एक अजीबो गरीब सा जहर घोल रहे हैं हमारे देश के सुंदर माहौल में। हमारे देश के स्वस्थ लोकतंत्र को बर्बाद करने के लिए, तबाह करने के लिए ये लोग काम कर रहे हैं। कभी भी इनसे राष्ट्रहित में किसी बयान की हम अपेक्षा कर ही नहीं सकते। हमें पूरी उम्मीद है कि राष्ट्रहित में जो है इनका कभी कोई बयान नहीं आएगा। अभी इनका नया बयान आया अखिलेश यादव का कि मुझे तो उत्तर प्रदेश की पुलिस पे भरोसा ही नहीं है। उत्तर प्रदेश की पुलिस पर अखिलेश यादव को भरोसा नहीं, उसी पुलिस पर जिसकी सुरक्षा में रहते हैं, जो इनसे मिलने जाने वाले लोगों को जो 10 मरतबा वो स्कैनर लगा के चेक करते हैं, उन पर जो है इनको विश्वास नहीं है। और लेकिन जब 2012 में अखिलेश यादव की सरकार में, एक और बड़ा मज़ेदार किस्सा सुनाता हूँ आपको। हाँ, मेरे पास स्टोरी इसलिए हैं क्योंकि हम लोग तो उनके दुख सहे हुए हैं ना, हम तो उनके दर्द सहे हैं। हम उत्तर प्रदेश की जनता हैं, हम उनकी यातनाओं से प्रताड़ित हैं, हमारे पास बहुत किस्से हैं। 2012 में अखिलेश यादव की सरकार बनी, समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, मुल्ला मुलायम की सरकार बनी, ठीक है, जो समझ लीजिए मुसलमानों के लिए बिल्कुल साक्षात अवतार थे। मुसलमान उनको कुछ भी मान लें, वो थे मुलायम सिंह यादव मुसलमानों के लिए। 2012 में इनकी सरकार बनी। उसी साल जो है मुझे लगता है फरवरी या मार्च में सरकार बनी थी। अगस्त था, रमज़ान का समय चल रहा था। बर्मा में उस समय दंगे चल रहे थे। सोशल मीडिया पे बहुत सारी फेक खबरें भी आती थी, फेक फ़ोटोज़ भी आती थी कि साहब ये कर दिया, ऐसा कर दिया, और दुनिया जहानी करके कि मतलब जो सोशल मीडिया में ला करके मुसलमानों को बरगलाने के लिए काम करती थी।
तो रमज़ान का आखिरी जुमा था 2012 में। लखनऊ में एक कुछ अराजक तत्व हाथ में हॉकी स्टिक और पत्थर और ये सब लेकर के निकल पड़े कि साहब हम जो है वो बर्मा में हो रहे नरसंहार का विरोध करेंगे। अच्छा। बर्मा में हो रहे नरसंहार की निंदा नहीं करे, विरोध करेंगे। क्यों विरोध करेंगे? क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर खराब करना था। सरकार थी उनकी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, वो तो जो मर्जी कर ले, गरीब व्यापारियों की दुकान तोड़ दें, गरीबों की रेहड़ियाँ पलट दें, ठेले पलट दें, बसों में आग लगा दें, जनता को परेशान कर दें, एम्बुलेंस रोक दें, वो तो कुछ भी कर सकते। उनकी सरकार थी भाई, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। वो लेकर के निकले, जाकर के विरोध करने बर्मा में, बर्मा का विरोध करने के लिए निकले, बौद्ध समाज का विरोध करने के लिए निकले। और जो विरोध करने वाले इतने अक्लमंद थे कि उन्होंने महावीर जी की प्रतिमा में बुद्ध जी की प्रतिमा में अंतर भी नहीं मालूम था कि आगे चौराहे पर लगी महावीर जी की प्रतिमा जो है उन्होंने तोड़ दी। ऐसी विचारधारा वाले लोग लेकर के निकले। नई नई सरकार बनी थी, मात्र 4 महीने हुए थे अखिलेश यादव की सरकार बने हुए। ठीक है, उस समय भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि उस समय की पुलिस पर उनको पूरा भरोसा था। हाँ। अभी की पुलिस जो कार्रवाई कर रही है उस पर भरोसा इनको नहीं है। हाँ। और सुनिए इसमें क्या हुआ। उसके बाद कुछ राष्ट्रवादी लोग जो अपने देश के माहौल को सही कर रखना चाहते थे, जो नहीं चाहते थे उनके देश का माहौल ख़राब हो, जिसमें हमारे बराबर में बैठे अब्दुल्ला भाई भी हैं। हाँ, ये अब्दुल्ला भाई साहब ये भी चाहते थे, ये राष्ट्रवादी विचारधारा के आदमी थे, ये चाहते थे कि हमारे माहौल, देश का माहौल ना ख़राब हो और हमारे शहर का लॉ एंड ऑर्डर ना ख़राब हो। ये जो भाई आप कहीं अगर कुछ घटना घट रही है, कोई दंगा हो रहा है, तो आप उसकी निंदा कीजिए, ना कि अपने शहर का लॉ एंड ऑर्डर ख़राब कीजिए। तो ये उन लोगों को रोकने का प्रयास कर रहे थे। अब अखिलेश यादव की पुलिस, उस समय अखिलेश यादव को अपनी पुलिस पे पूरा भरोसा था। अब दंगा तो हो गया, शहर का माहौल ख़राब हो गया, पूरे दिन हालात गड़बड़ रहे, मीडिया में आने लगी चीज़ें। अब उन्होंने कहा कि ऐसा है कि कार्रवाई की जाए। कार्रवाई किस पे करें? समाजवादी के पार्टी के कार्यकर्ता जो आगे हॉकी लेकर के चल रहे थे, उन पे तो कार्रवाई नहीं कर सकते थे। अब किस पे कार्रवाई करें? अब ढूंढो कौन उस दंगे को रोकने की कोशिश कर रहा था। ये बेचारे अब्दुल्ला लोग जो लोगों को बचा रहे थे, मीडिया कर्मियों को पीटा जा रहा था, जिनको बचा रहे थे ये लोग पकड़ पकड़ के पुलिस की वैन के अंदर उनको सुरक्षित पहुंचा रहे थे ताकि उनको मारे ना। क्योंकि वो भाई जब कैमरे पे वो आ रहे थे उनके साफ साफ गुंडे, तो अब उनको क्या करें? मीडिया वाले बेचारे फंसे, मीडिया वालों को मार रहे थे, तो ये लोग उनको बचा रहे थे मीडिया वालों को। उन मीडिया वालों को बचाने का इनको इनाम ये मिला, उस लॉ एंड ऑर्डर को जो है वो ये चाहा कि स्थिति अच्छी बनी रहे, लॉ एंड ऑर्डर ख़राब ना, उसका इनाम ये मिला कि रात में लगभग 100 पुलिस, जिस पे अखिलेश यादव को पूरा भरोसा था, वो 100 पुलिस के जवान इनके घर पहुँचे, इनको उठा करके ले गए, किसी एक अनजान जगह पे ले गए, फिर किसी थाने पे लेकर के आए, बहुत मारा पीटा, बहुत प्रताड़ित किया। एक सादा कागज़ दिया जिस पे वो बर्जित थे कि ये उस पर साइन कर दे। अच्छा। ठीक है, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ। ठीक है, ये गवाह हैं, आप इनसे पूछिएगा, बर्जित थे कि इस पे साइन कर दें। क्यों? क्योंकि उनके आका ने आदेश दिया हुआ था, अखिलेश यादव ने आदेश दिया था, किसी सादे कागज़ पे साइन करा लो, हम उस पर कुछ भी लिखवा देंगे। अच्छा। हम क्या है, कुछ भी का मतलब कुछ भी लिखवा देंगे। अरे हो सकता है वो अपनी छवि धूमिल करने के लिए कह दें कि ये तो बीजेपी ने करा दिया, ये तो आरएसएस ने करा दिया। अब अपने कार्यकर्ताओं को थोड़ी ना फंसाएंगे जो आगे हॉकी लेकर के चल रहे थे। एक भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पे कार्रवाई नहीं हुई थी। मैं जिम्मेदारी से कैमरे पे बात कह रहा हूं, एक भी समाजवादी पार्टी के गुंडे पर कार्रवाई अखिलेश यादव ने नहीं की थी। क्यों नहीं की थी? 4 महीने हुए थे आपकी सरकार बने, लॉ एंड ऑर्डर आपकी जिम्मेदारी नहीं थी, गृह विभाग खुद मुख्यमंत्री के पास था, उनकी जिम्मेदारी नहीं थी। उन्होंने नहीं कार्रवाई की, इसलिए कार्रवाई नहीं करी क्योंकि ये वो चाहते नहीं थे। उनको ये लगा था कि अगर हम इन पे कार्रवाई कर देंगे हमारे कार्यकर्ता नाराज हो जाएंगे, कहीं ऐसा ना हो हमारा मुस्लिम वोट बैंक हमसे हो जाए। आगे 2014 में जो है लोकसभा चुनाव भी आने वाला था, तो कहीं ऐसा ना हो उस समय हमें मुस्लिम वोट ना मिले। तो उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने देखा कि कौन कौन उनके विरोधी हैं। अब्दुल्ला भाई के बारे में सब जानते थे कि ये भाजपा के वोटर हैं, ये बीजेपी समर्थक हैं। यहाँ तक कि मस्जिद से इनके खिलाफ ऐलान भी हो चुका है। अच्छा। कि इनसे हाथ ना मिलाना। अच्छा। इनको सलाम ना करना। ऐसा हुआ है क्या कि आपसे मस्जिद से ऐलान हुआ है कि भैया आपसे ना सलाम करना ना हाथ मिलाना? जी जी बिल्कुल। और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आप भाजपा के वोटर? जी जी, भाजपा में हम चले गए। हमने खुल के आ गए। पहले कोई टैग नहीं था, कहीं कोई लोगो नहीं था। अब हमने कार्यालय बना लिया। तो अब जिस दिन से हमने जो है खुल के हम आए हैं, उस दिन से सलाम करना बंद, हाथ मिलाना बंद। और जो हमारा काम था उस काम पे भी असर पड़ गया इस चीज़ से। अच्छा। हाँ ठीक है, आगे तो अब जाहिर है कि वो भाजपा के राष्ट्रवादी विचारधारा रखते हैं। तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहाँ वो होगा। अब वो अपने लोगों से जो है वो इनके खिलाफ बयान भी दिलवा रहे हैं, ऐलान भी करा रहे हैं कि भाई इनसे ना मिलो।
ये जिस क्षेत्र में रहते हैं ना, वहाँ पर समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। अच्छा। वो कहा जाता है कि यहाँ तो सब समाजवादी पार्टी के वोटर कौन सा क्षेत्र हैं। है? उस जगह पर, ये लखनऊ का ही में ही है, क्या कहते हैं, खदरा क्षेत्र में के निवासी हैं। खैर, इन्हीं ने अखिलेश यादव ने उस समय 2012 में इस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियाँ उड़ाई। अब धीमे धीमे बात आती है आगे बढ़ते हुए, हम आ जाएं 2014 में लोकसभा चुनाव होने वाला था। ठीक है, लोकसभा चुनाव से पहले उनको ये पता था कि एक बड़ा तबका मुसलमानों का, लखनऊ के मुसलमानों का, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी की नीतियों से प्रभावित होकर के, नरेंद्र मोदी की विकास की जो धारा उन्होंने गुजरात में का विकास, जो गुजरात मॉडल जो बनाया था, उससे प्रभावित होकर के अपने प्रदेश के विकास के लिए, अपने देश के विकास के लिए नरेंद्र मोदी के साथ हो रही है, नरेंद्र मोदी को वोट देने जा रही है। उनको डराने की, धमकाने की, एकदम यूँ कहें कि ऐसा माहौल बना दिया कि वो तो बिल्कुल या तो घर से ही ना निकलें या शर्म से डूब के ही मर जाए, ऐसी स्थिति बना दी कि वो किसी भी तरह से बीजेपी में ना जाएं। खैर, ये बात हो गई। अब हम लोगों ने क्या किया, उस समय आजम खान वक्फ मंत्री थे। अच्छा, आजम, इंटरेस्टिंग नाम आजम खान। हाँ, आजम, अरे ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है। अभी तो इनके किस्से सुनिएगा, और अभी तो इंटरेस्ट ये वहाँ मेदांता में और अब जेल में भुगत ही रहे। आजम खान वक्फ के मंत्री थे। आजम खान, अब समझ लीजिए, मुलायम सिंह जब मुल्ला तो आजम खान तो एकदम आयतुल्ला, उनका तो बिल्कुल ही वो छोड़ ही दीजिए। जब मुलायम सिंह मुल्ला है तो आजम खान क्या है। तो अब आजम खान जो है वो समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता, लगभग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल जिम्मेदारी, उस समय जो उनके हालात थे ना, लगभग मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के। वो वक्फ मंत्री थे। वक्फ घोटालों को लेकर के हम उनसे मिलने के लिए गए। उनसे बात, भाई आप वक्फ मंत्री हैं, हम आपकी जनता हैं, हमारी कोई शिकायत, हमारी शिकायत आप सुनेंगे ना। हमने उनसे कहा कि वक्फ बोर्ड की सीबीआई जांच करवाइए आजम खान से। आजम खान ने कहा, ये सब बीजेपी वाले हैं, बाहर निकालो, बीजेपी वालों को बाहर निकाल, इसी टोन में, बीजेपी वालों को बाहर निकालो, ये बीजेपी को वोट करते हैं। हम उस वक्त समाजवादी पार्टी के नेता से नहीं मिलने गए थे, हम अपने प्रदेश के मंत्री से मिलने गए थे। उस विभाग से के संबंध में बात करने गए थे, जो हम, जिस विभाग को लेकर के हमारी समस्याएं थी, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए गए थे। आजम खान ने हमारी बात नहीं सुनी, हमने आंदोलन का रास्ता अपनाया। भाई, अगर हमारी बात नहीं सुन रही है सरकार, तो आंदोलन, लोकतंत्र हमें अधिकार देता है इस बात का। हमने आंदोलन का रास्ता अपनाया, हम आंदोलन किया, हम निकले सड़कों पर। आजम खान से जाकर के ये बात मुझे खुद उस समय एक सरकारी अधिकारी ने बताई, जो उस समय आजम खान की सरकार में, जब तब तक उसको, अखिलेश यादव को उन पर भरोसा था, अब नहीं है, तब तक था। उसी ने बताई मुझे कि ज़िला के कप्तान, डीएम वगैरह आजम खान से इस संबंध में बात करने के लिए गए। तो आजम खान ने उनसे, जानती हैं क्या जवाब दिया? आजम खान ने उनसे कहा कि ऐसा है कि राजनीति आप नहीं समझते हैं, हम सरकार चलाते हैं, ये सब बीजेपी वाले हैं, और लाठी ऐसी मारना कि लाठी के साथ खाल भी बाहर आ जाए। उस पुलिस को दिया जिस पुलिस पे इनको भरोसा था। क्यों? क्योंकि वो पुलिस इनके हिसाब से काम कर रही थी, जो ये चाहें वो भाई, जाहिर है भाई, वो तो बेचारे सरकारी नौकर हैं, क्या करें। ठीक है, आजम खान के दबाव में उस समय, क्योंकि आजम खान को पुलिस पे भरोसा था। आज जब पुलिस जो है वो सही में लॉ एंड ऑर्डर को वो करने का काम कर रही है, किसी के दबाव में नहीं, बल्कि राष्ट्र हित में, देश हित में काम कर रही है, तो उनको भरोसा नहीं है। इसलिए नहीं भरोसा रहा क्योंकि उनको पता है कि वो जिनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है, उसमें हमारा भी तो नंबर है, अखिलेश यादव का भी नंबर है उसमें, आजम खान का भी नंबर है। आजम खान अपने गुनाहों को भुगत रहे हैं, अभी इनका भी नंबर आएगा, अखिलेश यादव का भी नंबर आएगा। जांच तो उस वक्त सीबीआई की जांच के आदेश आजम खान ने नहीं किए, लेकिन हमने जब माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से संबंध में बात करी, तो विद इन अ वीक योगी आदित्यनाथ ने सीबीआई जांच के आदेश किए, क्योंकि हम जांच मांग रहे थे। जांच हो, निष्पक्ष जांच हो, हम जांच मांग रहे थे। योगी आदित्यनाथ जी से जांच के आदेश किए, अमित शाह जी ने उसको अप्रूव किया, सीबीआई ने उसको एक्सेप्ट किया, एफआईआर की। उस समय तुमने सीबीआई जांच नहीं कराई थी, इसलिए नहीं कराई थी क्योंकि तुम जौहर यूनिवर्सिटी में खुद वक्फ लैंड का दुरुपयोग कर रहे थे। जो आजम खान ने अपना साम्राज्य बनाया है ना रामपुर में, उसमें वक्फ संपत्तियों पर कब्जा करके, गरीब मुसलमानों के घरों को तोड़ करके, मदरसों को, मस्जिदों को तोड़ करके जो इल्ज़ाम बीजेपी पे लगाते हैं, ये गुनहगार खुद हैं आजम खान, अखिलेश यादव खुद इस बात के गुनहगार हैं। और इन्हीं ने जो है उस समय की जांच नहीं कराई अपनी चोरियां बचाने के लिए। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, निष्पक्ष कार्रवाई करेगी, हिसाब तो टोटियों का भी होगा।
टोटियों का बेचारे के पीछा नहीं छोड़ता। अखिलेश यादव पे बार बार ये टोटी का तंज आ जाता है। चलिए एक सवाल मैं आपसे अगर ये पूछूं कि जिस तरीके से आज़म खान का आपने अभी मुझे वो बताया, और ये जो लॉ एंड ऑर्डर पे अगर मैं बात करूं, लॉ एंड ऑर्डर पे अभी सवाल उठा रहे हैं अखिलेश यादव, उनके पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, उन्हीं के जो पार्टी के सांसद हैं वो आप जैसे मैंने अभी कहा था कि वंदे मातरम का खिलाफ कर देते हैं। आपने मुझे एक किस्सा भी बताया जिसमें मायावती स्टेज पे थी और अंबेडकर साहब के जो है माला का उन्होंने वो नहीं किया। तो इन सब कुछ को देखते हुए इस बार के इलेक्शन में मुसलमानों का वोट वो अपने तरफ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? मुसलमानों पे कितना असर पड़ेगा इस बार? देखिए सबसे बड़ी बात ये हाँ। आप फिर वही बात होती है कि थोड़ा सा लंबा हो जाती है मुझे बात कहने में, लेकिन क्योंकि भैया दर्द इतने हैं कि छाले तो बड़े होंगे। 70 सालों में मुसलमानों के विकास के लिए जानती हैं क्यों नहीं काम किया गया? इसलिए नहीं काम किया गया कि जब मुसलमान एजुकेटेड हो जाएगा, मुसलमान जो है वो आत्मनिर्भर हो जाएगा, मुसलमान मजबूत हो जाएगा, मुसलमान जो है वो काबिल हो जाएगा, तो इनके बहकावे में नहीं आएगा। इस वजह से इन्हीं ने कभी मुसलमानों को जो है ना वो काबिलियत देने की कोशिश नहीं करी। ये मुसलमानों को बहकाने की कोशिश करते हैं। इस बार भी ये वही प्रयास करेंगे। लेकिन आप ये बात भूल जाएं, भारत का और उत्तर प्रदेश का मुसलमान जो है ना वो जागरूक है, वो अपने नेता को पहचानता है, अपने जो उनका विकास कर सकता है उसको पहचानता है, उसमें वोट देंगे। जिनको बहका पाएंगे उनको ले जाएंगे। अरे वो होता है ना, वो तो बकरी है, जहाँ पर आप डाली दिखाएगा वो चलती चली जाएगी भीड़। जिनको बकरियां बनाया है वो बकरियां बने रहेंगे। जो अपनी बात को समझते हैं, जो अपने विकास को पहचानते हैं, जो जानते हैं कि उनके मताधिकार की क्या ताकत है, उनके वोट की ताकत क्या है, वो इनके बहकावे में नहीं आने वाले। अब यहाँ से बस ये आखिरी सवाल पूछूंगी आपसे मैं कि जो लॉ एंड ऑर्डर पे जो आपने मुझे भी जो कुछ भी बताया, 2012 का किस्सा बताया, 2014 का किस्सा बताया, तो ये आज़म खान एक ऐसे फैक्टर थे जो लॉ एंड ऑर्डर को उस तरीके से यूज़ किया करते थे, और आज का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो जो गैंगस्टर्स होते हैं उनको या तो उनका इनकाउंटर हो रहा है या तो वो जेल में ही जाके सड़ रहे हैं। क्या कौन सा ऐसा फैक्टर था जो लॉ एंड ऑर्डर को उस समय कंट्रोल करता था? देखिए उस समय सबसे बड़ी बात ये मैं आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश में जब से आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की सरकार बनी है, ठीक है, तब से लॉ एंड ऑर्डर के लिए सबसे अच्छा काम हो रहा है। वरना इससे पहले की पुलिस रामपुर में भैंसे ढूंढती थी। इन्हीं ने पुलिस को लॉ एंड ऑर्डर नहीं करके रखा था, बल्कि पुलिस की यूं तौहीन करते थे कि पुलिस से कहते थे कि भाई तुम्हारा काम तो हमारी भैंसें ढूंढना है। आजम खान की भैंस भाग जाती थी तो वो उत्तर प्रदेश की पुलिस लगाते थे उस भैंस को ढूंढने के लिए। ये हालात बना करके रखे थे आजम खान ने। इनसे हम लॉ एंड ऑर्डर को संभालने की या लॉ एंड ऑर्डर पर बात करने की या कानून व्यवस्था को अच्छा करने की अपेक्षा करें? जीरो है ये, इसमें फेलियर है समाजवादी पार्टी और ऐसी तथाकथित सभी पार्टियां जो लॉ एंड ऑर्डर पे बात करने की भी कोशिश करती हैं। वो ये भूल जाएं, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने जो है उत्तर प्रदेश की जनता को दिखा दिया है कि वास्तव में कानून व्यवस्था क्या होती है। उसका सबसे बड़ा सबूत मैं आपको ये बता दूं कि 4.5 साल के शासन में एक भी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ है। अखिलेश यादव की 5 साल की सरकार में 300 दंगे हुए थे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे भी एक सवाल ले लेती हूँ, ये जो लॉ एंड ऑर्डर की इन्होंने बात कहा, तो आपको पुलिस पे भरोसा है कि नहीं है? सिंपल अगर मैं पूछूं। हमें बहुत भरोसा है पुलिस पे। अच्छा। बहुत भरोसा है। अभी हमारा चंद दिन पहले एक काम था, उसमें हमारे मकान पे एक किराएदार ज़बरदस्ती निर्माण कर रहा था। हम दरोगा जी के पास गए, हमने उनसे बताया, तो उन्होंने उसी वक्त जो है अपने सिपाही को भेज कर काम रुकवा दिया, और आज तक वो रुका है। यहाँ तक कि आज ही के दिन उस मकान पे जो शटरिंग उन्होंने नाजायज लगाई थी, आज ही वो उतर के चली गई। अच्छा जी, इतना भरोसा है हमें। अखिलेश यादव को क्यों नहीं है? ऐसा कुछ आपके मन में कुछ है कि अखिलेश यादव को पुलिस पे क्यों नहीं है अब भरोसा? और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाते हैं उनके कार्यकर्ता। अब उन्हें क्यों भरोसा नहीं है ये तो वही बता पाएंगे। क्योंकि वो पुलिस की जो ताकत है उसको समझ नहीं पा रहे हैं। वो उस ताकत को वो गलत तरीके से ले रहे हैं। ठीक है, चलिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत ही अच्छा आपने बोला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।